हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपके जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन इन इकोलाई। ठीक है, तो लैक ऑपेरॉन क्या है, इकोलाई के अंदर क्या, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपेरॉन होता क्या है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स का जब आप जीन स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें ये चीज देखे होंगे कि प्रोकैरियोट्स के जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर के होते हैं। जहाँ पे एक जीन है और उस जीन से बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, अलग अलग सेक्शंस होंगे एंड वो किसी एक प्रोटीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड उनके थ्रू वो प्रोटीन जो है वो बन रहा होगा। अब प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जो है अगर आप देखें तो प्रोटीन अलग अलग यूज में आता है। एंड एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो एंजाइम्स मैक्सिमम क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई प्रोटीन बना है एंड ये क्या कर रहा है, ये एंजाइम की तरह काम कर रहा है, तो वो उस फंक्शन को करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से वो चीजें होंगी। अब अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कंसेप्ट चलता है, जहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, ऑपरेटर प्रेजेंट होता है। एंड अगर कोई जो है कोई इनहिबिटर आ गया, ठीक है, एंड वो यहाँ पे आकर के इनहिबिट कर दिया, तो वो क्या करेगा, उन सारे जीन्स का एक्सप्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। एंड इस वजह से ये जो ऑपेरॉन कंसेप्ट है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर चलता है। एंड एक बहुत ही फेमस जो ऑपेरॉन कंसेप्ट है, जो कि हम लोग क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज लैक ऑपेरॉन मॉडल इन ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, प्रोकैरियोट है ना, किसी को डाउट तो नहीं है। तो उसके अंदर ये लैक ऑपेरॉन कैसे चलता है, लैक मतलब लैक्टोज, लैक्टोज के लिए कौन सा ऑपेरॉन चलता है, उसमें क्या क्या इनहिबिटर होते हैं, कैसी क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो है लैक ऑपेरॉन के थ्रू समझी जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसे नोट नहीं करिएगा, ये कोई नोट करने वाली चीज नहीं थी, अब सिर्फ समझना था इसको। ठीक है, चलिए तो ऑपेरॉन कंसेप्ट को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग लैक ऑपेरॉन से स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करें कि किस तरीके से कोई भी जीन रेगुलेट किया जाता है, उसके लेवल पर किस तरह से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है बैक्टीरिया में, एंड ये जो है इस क्लासिक मॉडल द्वारा समझाया गया है। एंड यही मॉडल जो है ये ओपेरॉन मॉडल कहलाता है। ये जो ओपेरॉन मॉडल है ये सबसे पहले जो है जैकब एंड मोनार्ड द्वारा बताया गया था। एंड इस अगर आप देखें तो 1961 में बताया गया था ये ओपेरॉन। अगर हम लोग बात करें ओपेरॉन है क्या, ओपेरॉन जो है एक यूनिट होता है बैक्टीरियल जीन का, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन का, जहाँ पे ये किस तरीके से उसका जो जीन है वो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, वो किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है, इसी चीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग जीन एक्सप्रेशन को देखें तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जानते रहे। ये मान लीजिए डीएनए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये अगर आप डीएनए के एक स्टैंड को लें तो डीएनए जो है वो क्या होगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, इस पे जीन प्रेजेंट है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो क्या बना, एम आर एन ए। फिर ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना, प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज है एंड यहां से यहां तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, यही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है।
तो जीन एक्सप्रेशन के लिए जरूरी है ना कि जो डीएनए है उस पे प्रेजेंट जो जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन हो, वो ट्रांसक्रिप्ट हो पाएंगे तभी तो ट्रांसलेट भी हो पाएंगे, तभी तो जीन एक्सप्रेशन जो है वो हो पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, तो ओपेरॉन को अगर हमें समझना है, ओपेरॉन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा मॉडल है जो कि बैक्टीरिया के जीन एक्सप्रेशन को बताता है कि किस तरीके से उसका जीन एक्सप्रेशन होता है, उसका रेगुलेशन होता है। एंड ये जो है स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में बताता है, प्रोमोटर्स जो है, सिस एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं रेगुलेटरी जीन प्रोडक्ट्स द्वारा, ये कैसे काम करते हैं, क्या चीजें होती हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। जितने भी स्ट्रक्चरल जीन हैं सभी के सभी जो है ओपेरॉन में एक्सप्रेस होते हैं एज अ सिंगल यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये सारे एक ओपेरॉन में जितने भी स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे वो सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक्सप्रेस हो जाएगा दूसरा नहीं होगा, अगर हो रहा है एक्सप्रेशन तो तीनों का होगा, नहीं होगा तो फिर किसी का नहीं होगा। तो ओवरऑल ये सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं। ये जो टाइप है अरेंजमेंट का ये कॉमन होता है कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक जीनोम में, प्रोकैरियोटिक जीनोम में कॉमन है। ये जो टाइप है अरेंजमेंट का जहां पे होता क्या है कि सिंगल प्रोमोटर प्रेजेंट होता है एंड ये सिंगल प्रोमोटर जो है ये रिक्वायर्ड होता है कि वो इनिशिएट करे एंड वो रेगुलेट करे ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज के ट्रांसक्रिप्शन का, जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन का। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो नेचर है प्रोमोटर का, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये डिटरमाइन करता है कि जो बेसल लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से होगा। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े ना कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे जो है एक यूनिट की तरह काम करते हैं एंड यहाँ पे इनके पास एक ही प्रोमोटर प्रेजेंट होता है। अब इस प्रोमोटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होगा तो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन करा पाएगा, अगर वीक होगा तो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना वीक, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लैक ऑपेरॉन है वो क्या है, तो लैक ऑपरेटर जो है वो क्या है, सबसे पहले लैक ऑपरेटर को समझते हैं। लैक ऑपरेटर जो है शॉर्ट रीजन ऑफ डीएनए है जो कि इंटरेक्ट करता है रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, लैक रिप्रेशर के साथ, जो कि नेगेटिवली सेकेंडरी या फिर सूडो ऑपरेटर्स जो हैं उनके तरह काम करता है। एंड यहाँ पे जो प्राइमरी ऑपरेटर है वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है एंड ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है लगभग 26 बेस पेयर का होता है from 5 to control the transcription of that operon। यहाँ पे जो लैक ऑपरेरॉन है उसके पास दो तरह के ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑपरेटर, ठीक है, ये +21 पर प्रेजेंट होगा। ये सिर्फ एक्टिंग सीक्वेंस होता है डीएनए पर टू विच द लैक रिप्रेसर बाइंड। यहाँ पे ही जो लैक का रिप्रेसर है, लैक्टोज का रिप्रेसर है, वो बाइंड होता है। एंड जब ये लैक रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड होता है तो ये क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा ना कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड ना करे। रिप्रेसर है मतलब रिप्रेस करने का काम करेगा। ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो सके। एंड यहाँ पे जो है ये आरएनए पॉलीमरेज को नहीं बाइंड होने देता है एंड इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या होता है, वो प्रमोटर से बाइंड नहीं कर पाता है। सेकेंडरी जो ऑपरेटर होता है वो सिचुएटेड होता है ईदर साइड ऑफ द प्राइमरी ऑपरेटर एंड ये सिस सेंटर्ड +410 पोजीशन, ये डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन साइट पर प्रेजेंट होगा। ये सेंटर्ड होगा -90 पोजीशन इन द अपस्ट्रीम रीजन। एंड सेकेंडरी ऑपरेटर जो है वो वीक ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी लेस एफिनिटी होती है फॉर द लैक
रिप्रेसर। ठीक है, तो दो तरह के ऑपरेटर्स प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ज्यादातर प्राइमरी ऑपरेटर ही काम करता है, सेकेंडरी जो है डाउनस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है वो क्या होता है, ये जो है वीक ऑपरेटर होता है। मेन काम प्राइमरी ऑपरेटर का ही होता है, क्योंकि इसी से जो है इनहिबिटर आकर के बाइंड हो जाता है। इनहिबिटर मतलब वही रिप्रेसर आकर के बाइंड हो जाता है, एंड रिप्रेसर बाइंड हो जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नहीं बाइंड हो पाता है, एंड इस वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं हो पाती है। यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन किस तरीके से होते हैं लैक ऑपरेरन में। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है सिंपली यानी जीन है जो कि कोड कर रहा है प्रोटीन को या आरएनए को। लैक्टोज अपटेक एंड डिग्रेडेशन इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ऑपरेरन क्यों कहलाता है ये ऑपरेरन, क्योंकि लैक्टोज के ऊपर पूरा का पूरा जो है इसका मेटाबॉलिज्म एंड जो पूरा प्रोसेस है वो रिवॉल्व होता है। तो इसमें जो है स्ट्रक्चरल जीन में ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं जो कि लैक्टोज के अपटेक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर लैक्टोज के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ये जो लैक्टोज अपटेक एंड लैक्टोज डिग्रेडेशन है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लैक्टोज ऑपरेरन में तो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये इस काम को करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाए। तो ये जो रोल है ना 3 स्ट्रक्चरल जीन्स का, ये कैसे है ये यहाँ पे मेंशन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए। हो गया। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो है सबसे पहले लैक्जेट से स्टार्ट करते हैं। तो लैक्जेट जो है वो कोड करता है एंजाइम को, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द एंजाइम दैट इज नोन एज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि क्या करता है, जो कि क्लीव करता है लैक्टोज को। एंड ये लैक्टोज को क्लीव करके किसमें तोड़ेगा, जिससे लैक्टोज बना हुआ है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है ना, तो वो टूटेगा और ग्लूकोज एंड लैक्टोज को देता है। ये एंजाइम जो है एक और काम भी करता है, ये क्या करेगा कि लैक्टोज जो है ना उसे एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे बहुत कम जो है, अगर आप देखें कि बहुत ही ज्यादा कम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज होते हैं इन अ विल टाइप इकोलाई सेल ग्रोथ में, एंड इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज इनका जो नंबर है ये कम होता है। आफ्टर एडिंग द लैक्टोज, ये जो जब ये मीडियम में ऐड हो जाते हैं तब ये एंजाइम जो है इंक्रीज हो जाता है, एंड ये जो है विद इन द बैक्टीरियल सेल इस एंजाइम का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैक जेड जैसे बीटा ग्लाइकोसाइडेज को बनाता है, वैसे लैक वाइट जो है वो बीटा ग्लाइकोसाइडेज परमीएज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। परमीएज मतलब क्या होता है, परमीएज मतलब जो परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये क्या करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ये सेल के अंदर लैक्टोज को ले करके आता है। उसके बाद लैक ए है, ये क्या होता है, ये कोड करता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज एसिटिल ट्रांसफरेजेस को, या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे बीटा ग्लाइकोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, इस एंजाइम को ये भी कहते हैं। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए,
उस कंपाउंड के लिए जो कि ट्रांसफर कर रहा है एसिटिल ग्रुप फ्रॉम द एसिटिल को ए टू द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अगर आप रोल देखें तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा लैक्टोज के अंदर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो तीनों के तीनों ही स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये लैक ओपेरॉन के ट्रांसक्राइब होते हैं इनटू अ सिंगल एंड मल्टीजेनिक दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मॉलिक्यूल के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो लैक ओपेरॉन है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है, एंड प्रोकैरियोट के जो जीन है वो क्या होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। इसी वजह से हम पहले ही आपको समझाते हैं कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस लैक ओपेरॉन में क्या होता है। ठीक है, चलिए अब ये जो रेगुलेशन है ट्रांसक्रिप्शन का इस एमआरएनए में, ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सिंथेसिस ऑफ ऑल द 3 एंजाइम्स को, एंड यहाँ पे जो ओपेरॉन है ये कंट्रोल होता है बाय बोथ पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है, अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, एब्सेंट होगा तो क्या होगा, किस कंडीशन में क्या चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप ये नोट कर लीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना, ये तो डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो जीन है, हम लोग पढ़े हैं कि लैक ओपेरॉन में, लैक्टोज ओपेरॉन में 3 जीन प्रेजेंट है, लैक वाई, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। तो ये जो जीन्स हैं ये किस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड वो एंजाइम कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो लैक जेड से स्टार्ट करते हैं। लैक जेड जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को बनाता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है? ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके ब्रेकडाउन के लिए? लैक्टोज के। लैक्टोज टूटेगा तो किसको देगा? ग्लूकोज को एंड ग्लैक्टोज को। दूसरा हो गया लैक वाई। लैक वाई जो जीन है वो ग्लैक्टोज परमिएज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लैक्टोज परमिएज जो है, ये प्रोटीन जो है ये पाया जाता है विद इन द इकोलाई साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये एक्टिवली करता क्या है? ये लैक्टोज को सेल के अंदर आने के लिए, सेल के अंदर ले आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद लैक ए जीन, ये क्या होता है? ये एक ऐसा ग्लाइकोसाइडेज ट्रांसफरेज सॉरी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज को सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका फंक्शन जो है अभी तक लैक ओपेरॉन के अंदर लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में तो नहीं समझ में आया है। ये जो है कोड होता है जीन लैक ए द्वारा, एंड अगर आप इसके रोल की बात करें तो ये ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अभी भी जो है इसके ऊपर ये पता नहीं है कि लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए क्यों ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर ये ओपेरॉन में प्रेजेंट है तो लैक्टोज के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो काम होता ही होगा। ठीक है, लेकिन एज अभी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का क्या फंक्शन है ये अभी क्लियर नहीं है। चलिए उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट है कि जीन कैसे रेगुलेट होते हैं, उनका जो लेवल है ट्रांसक्रिप्शन में वो बैक्टीरिया में इसी मॉडल द्वारा बताया गया है, एंड ये है ओपेरॉन मॉडल। ये किसके द्वारा बताया गया है? जैकब एंड मोनार्ड द्वारा 1961 में। ओपेरॉन जीन में जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ये सिंगल यूनिट की तरह काम करता है, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड इसमें प्रोमोटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोमोटर वीक है या स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होगा। तो इसे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी से आप नोट करेंगे, लैक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। लैक ऑपरेटर क्या है? लैक ऑपरेटर हम लोग पढ़े हैं कि लैक ऑपरेटर जो है 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑपरेटर होता है एंड सेकेंडरी ऑपरेटर होता है। प्राइमरी ऑपरेटर अगर इससे आकर के रिप्रेसर बाइंड हो गया है तो क्या होगा? रिप्रेसर बाइंड हो गया है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो नहीं बाइंड हो पाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा
कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो नहीं होगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या ट्रांसलेशन होगा, क्या जीन एक्सप्रेशन होगा, क्या लैक्टोज का जो वर्किंग है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें तो ये भी आई होप आप नोट कर लिए होंगे। चलिए उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में लैक जेड प्रेजेंट होता है, लैक वाई प्रेजेंट होता है। लैक वाई बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये करेगा क्या, ये जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को बनाता है एंड ये लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। अगर आप देखें कि यहाँ पे कोई विल टाइप ऑफ इकोलाई प्रेजेंट है, वो किसी मीडियम में ग्रो हो रहा है, वहां पे अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो वहां पे जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का नंबर है ना वो कम होता है। वहीं अगर आप कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोज को डाल देंगे उस मीडियम में तो ये जो एंजाइम है इसका कंसंट्रेशन बैक्टीरियल सेल के अंदर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद लैक वाई है, लैक वाई जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमीएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। लैक ए लैक ए क्या है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एसिटाइल ट्रांसफरेज के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रोल है ये डिटॉक्सिफिकेशन में होता है। अगर हम लोग बात करें इन तीनों ही स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में तो यहाँ पे जो लैक ऑपरॉन अगर हम लोग देखें तो लैक ऑपरॉन के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक सिंगल यूनिट के तरह जो है उनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है। एंड अगर हम लोग बात करें कि इनका जो रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं की वजह से जो तीनों एंजाइम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंड ये जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अभी हम लोग इसको डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप लैक ऑपरॉन को देखें तो सबसे पहले प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, फिर इंड्यूसर का जो सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होगा, फिर प्रोमोटर एंड ऑपरेटर एंड फिर स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जेड वाई एंड ए। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे आई जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है रिप्रेशर एमआरएनए को, यहाँ पे रिप्रेसर बन गया है। अब ये रिप्रेसर अगर बन गया है तो ऑपरेटर से जाकर के बाइंड हो जाएगा। अगर ऑपरेटर से जाके ये बाइंड होगा मतलब जो प्रमोटर है वहां पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं आ पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है अगर आ भी गया तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है रिप्रेसर ऑपरेटर को बाइंड करके रखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। वहीं अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंड्यूसर क्या होगा, लैक्टोज होगा। ठीक है, अब अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, इंड्यूसर प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिप्रेशर एमआरएनए बना है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है। अब ये इंड्यूसर जा करके इस रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, रिप्रेसर से बाइंड हो गया है तो मतलब ये इनएक्टिवेट हो गया है, ये जा करके ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा। ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोमोटर पे आकर के अच्छे से बाइंड भी हो जाएगा एंड आगे चलते जाएगा। एंड जो ये तीनों जीन्स हैं जेड वाई एंड ए, इनका जो लैक एमआरएनए है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो बन जाएगा। एंड फर्दर जब ट्रांसलेशन होगा तब हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, अलग अलग इसके सेगमेंट्स अलग अलग प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो लैक जेड वाला है वो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को बना देगा, लैक वाई जो है वो परमीएज को बना देगा एंड लैक ए जो है वो ट्रांस एसिटिलेज को बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से फिर ये एंजाइम जब बन जाएंगे तो ये अपना अपना काम जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से ये जो ऑपेरॉन है ये चलता है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है लैक ऑपेरॉन का ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज कि अगर आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, आप
चाहते हैं कि आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो आप हमारे नवोत्थव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि देखते हैं एंड वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो है हम किसी बैच को भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो है नवोत्थव बैच को चला रहे हैं एंड इसके अंदर आपको जो है आपकी जो सिलेबस है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कवर होंगे। विद इन 3 मंथ्स आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो तो कंप्लीट होगा ही, साथ ही साथ में आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, वन शॉट यूनिट वाइज जो वीडियोस हो गए, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो आई होप जो है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे डीएनएस एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है एंड आप उसको इनरोल उसमें हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप जैसे अभी आप नोट्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं और आप जितने भी क्लासेस लिए हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए आपके सब्जेक्ट के, तो आप जब जाएंगे वहां पे एनडीएनएस एडुकेयर ऐप में एक प्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, उसमें क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको जो नोट्स है आपके सब्जेक्ट के वो वहां पे अवेलेबल है, उससे आप जो है ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप फिर से एक बार देख लीजिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो है DNS20 जो कूपन कोड है उसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो फीस है उसमें 20% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप देखें फीस को भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप ग्रेजुएशन की बुक्स को देखें तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, और यहाँ पे तो आपको 3 मंथ्स का पूरा कोर्स ही मिल जा रहा है एक सेमेस्टर का। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम लोग जो है आगे का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, लैक ऑपेरॉन को। लैक ऑपेरॉन क्या होता है पढ़ लिए हम लोग, उसमें जीन्स क्या है, उसके जीन्स के प्रोडक्ट्स क्या है ये हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग उसके एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े ना कि ऑपरेटर प्रेजेंट होता है, प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, तो इसके क्या एलिमेंट्स हैं, इनका क्या काम है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, किस चीज का किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले ऑपरेटर को पढ़ते हैं। ऑपरेटर को लैक ओ लिखा जाता है। अब ये क्या होता है, ऑपरेटर ही वो साइट होता है जहां पे आकर के रिप्रेसर बाइंड होता है। ठीक है, तो रिप्रेसर अगर यहाँ पे आकर बाइंड हो जाएगा तो क्या आगे का प्रोसेस हो पाएगा, क्या एक्सप्रेशन हो पाएगा, नहीं हो पाता है। उसके बाद प्रोमोटर जिसे लैक पी भी कहते हैं या लिखते हैं, ये क्या होता है, ये बाइंडिंग साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इससे आकर के बाइंड होगा। उसके बाद रिप्रेसर क्या है, रिप्रेसर की अगर हम लोग बात करें तो जीन इनकोडिंग द लैक रिप्रेसर प्रोटीन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड ये रिप्रेसर को जो है बनाने में हेल्पफुल होता है। ये क्या करता है, डीएनए से जाकर के बाइंड होता है, जीन जो है उससे जाकर के बाइंड होता है। डीएनए से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें लैक ऑपेरॉन की तो वो क्या है, जीन के ऊपर प्रेजेंट है, जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है, वही चीज है। तो ये क्या कर रहा है, जा करके बाइंड हो रहा है कहाँ पे, ऑपरेटर से, कहाँ पे, डीएनए के ऑपरेटर से। एंड ये करेगा क्या, ये करेगा ब्लॉक, किसको ब्लॉक करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर पे आकर के बैठा हुआ है उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, ब्लॉकेज की वजह से जो एक्सप्रेशन है, जो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है लैक आई। लैक आई क्या है, ये कंट्रोल करता है जीन रिप्रेसर प्रोटीन्स को। ठीक है, एंड इस तरीके से पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है। इस टेबल को पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, चलो। तो किस तरीके से जो लैक ऑपेरॉन है वो फंक्शन करता है, तो सबसे पहला केस हम लोग समझते हैं, मान लीजिए दैट इज कि इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज एब्सेंट है मतलब जो इंड्यूसर है वो एब्सेंट है, तब क्या होता है,
अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो यहाँ पे होगा क्या कि रेगुलेटरी जीन जो है वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर प्रोटीन को, एंड रिप्रेसर प्रोटीन जा करके बाइंड कर जाएगा किससे, ऑपरेटर साइट से। क्यों, क्योंकि इसको रोकने वाला जो लैक्टोज है, जो इंड्यूसर है, वो तो है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, जा करके बाइंड हो जाएगा। अब अगर ये बाइंड हो गया है तो मतलब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर बना, जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो गया, तो प्रोमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो पाएगा, यहाँ पे स्टक हो जाएगा ना, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके वजह से आगे का चीज वो आगे जा ही नहीं पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जाएगा ही नहीं तो क्या ये जीन्स का एक्सप्रेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से, और ये प्रोसेस हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो रोकने वाला लैक्टोज है, इंड्यूसर है, वही प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो अपने एमआरएनए को नहीं बना पाते हैं, एंड एमआरएनए नहीं बनता है, तो इस वजह से जो प्रोटीन है उनकी सिंथेसिस नहीं होती है, मतलब वही कि जो एंजाइम्स हैं वो नहीं बन पाते हैं। उसके बाद अब देखते हैं, मान लीजिए कि जब लैक्टोज एब्सेंट है तब क्या होता है, तो लैक्टोज एब्सेंट का अभी हम लोग केस समझे हैं, दैट इज कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा, एंड ये एक ऐसा सीक्वेंस है डीएनए का जो इन फ्रंट ऑफ द ऑपेरॉन, ऑपरेटर साइट, वो प्रेजेंट होता है, एंड ये क्या करता है, जा करके ऑपरेटर साइट पर बाइंड हो जाता है। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो किसको ब्लॉक करता है, तो वो जो है प्रमोटर साइट को ब्लॉक करता है, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज जो है आकर के बाइंड होता है, एंड ये स्टार्ट करता है किस चीज को, आरएनए पॉलीमरेज जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी जीन है, ये रिप्रेसर को बना दी है, ऑपरेटर पे जाकर के ये बाइंड हो गया, ऑपरेटर बाइंड हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, प्रोमोटर पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दीवार की तरफ ब्लॉक करके रखा हुआ है ना, तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो एक्सप्रेशन नहीं होगा इन जीन्स का। उसके बाद दूसरा केस समझते हैं। दूसरा केस है जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब क्या होगा। अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें तो अगर मान लीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर दैट इज एलोलैक्टोज वो फॉर्म हुआ है विद इन द बैक्टीरियल सेल, तो ये क्या करेगा, ये जा करके रिप्रेसर प्रोटीन पर बाइंड कर देगा ऑन अनदर साइड, अनदर एक्टिव साइड दैट इज एलोस्टेटिक साइड, वहां पे जा करके ये बाइंड हो जाएगा। अब अगर ये बाइंड हो जा रहा है तो इससे क्या चीज चेंज हो जाएगा, इससे होगा क्या कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना वो अपने शेप को चेंज कर लेगा, एंड ये कंफर्मेशनल चेंज इसके वजह से इसके अंदर आएगा, जिसके वजह से ये जो है अब ऑपरेटर साइट पे जाकर के बाइंड नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग बात कर रहे हैं ना कि जैसे कि जब इंड्यूसर आ रहा है वो क्या कर रहा है, रिप्रेसर से बाइंड हो जा रहा है, तो अब ये रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिप्रेसर जा रहा था ऑपरेटर साइट पे, तो किसी साइट पे जाकर ये बाइंड हो रहा होगा ना, जैसे एंजाइम्स में नहीं हम लोग पढ़ते हैं कि एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट पे ही सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होगा। अगर एक्टिव साइट मॉडिफाई हो गया है तो सबस्ट्रेट नहीं बाइंड हो पाएगा, या फिर जो सबस्ट्रेट की मॉडिफिकेशन है अगर वो हो गई है, कंफर्मेशनल चेंजेस आ गए हैं, तो उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो एलोलैक्टोज है वो यही कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो रिप्रेसर है उसको, उसके अंदर जो कंफर्मेशनल चेंज है उसको ले आ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, ऑपरेटर साइट पे जा करके बाइंड नहीं हो पा रहा है, एंड इस वजह से क्या होगा कि जो बाइंडिंग है वो नहीं होगी, तो क्या होगा कि ऑपरेटर फ्री होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आसानी से ऑपरेटर को क्रॉस करते हुए
जो अपने स्ट्रक्चरल जीन्स है उन तक जाएगा, उनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, फिर ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, मतलब जो एंजाइम्स थे ना उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, प्रोमोटर साइट तक पहुंच जाएगा एंड जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा। तो होगा क्या, जैसे देखिए ये रिप्रेसर बनाया, रिप्रेसर पे क्या आ गया, एलोलेक्ट्रोज आकर के बाइंड हो गया। अब ये क्या करा, कन्फर्मेशनल चेंज किया, कंफर्मेशनल चेंज हो गया है, इसकी वजह से होगा क्या कि अब इसकी बाइंडिंग ऑपरेटर से नहीं हो पाएगी एंड प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब किसी भी तरह का ब्लॉकेज नहीं है एंड इसके वजह से ये जो तीनों जीन्स हैं इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बन जाएगा एंड इसके बाद जो प्रोटीन्स हैं ट्रांसलेशन से वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए। हो गया, चलिए अब तीसरा केस समझते हैं जहां पे ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है। पहले केस में लैक्टोज एब्सेंट है, दूसरे केस में लैक्टोज प्रेजेंट है, तीसरे केस में ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि लैक ऑपरॉन जो है वो ट्रांसक्राइब होगा तभी जब सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस समय पे। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है, ये एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है कि क्यों ऐसा है कि जो ऑपेरॉन है ये ट्रांसक्राइब हुआ है जब बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट है, उस समय पे कैसे ट्रांसक्राइब होगा। तो जैसे कि जब ग्लूकोज है एंड लैक्टोज है अगर वो प्रेजेंट है तो उस समय पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कहाँ पे रहता है, प्रोमोटर साइट पर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है अनस्टेबल होता है एंड इस वजह से ये जो है कुछ समय बाद क्या हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है एंड इस वजह से इस पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो तो रिमूव हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज आगे चला जाएगा, किसके आगे, ऑपरेटर के आगे एंड एक्सप्रेशन करना शुरू करेगा। लेकिन ये ग्लूकोज भी प्रेजेंट है ना, इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, कोई इंसान अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा एंड इस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है जो स्ट्रक्चरल जीन पे वो जब मूव हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, जिसके वजह से एक्टिविटी जो है वो इफेक्ट होती है एंड इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है, ग्लूकोज का है। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबिलिटी डाल दे रहा है किसके अंदर, आरएनए पॉलीमरेज के अंदर। उसके बाद चौथा केस क्या है, व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट। इस केस में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज है वो एब्सेंट है एंड जो लैक्टोज है वो प्रेजेंट है। अब इसमें होगा क्या कि अनदर प्रोटीन जो है उसकी नीड होगी जो कि होगा एक्टिवेटर प्रोटीन। ये क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करने का काम करेगा, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। यहाँ पे जो एक्टिवेटर प्रोटीन है वो तब काम करेगा जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग ये भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि अच्छा ठीक है, एक तो प्रोटीन है, वो क्या प्रोटीन है, एक्टिवेटर प्रोटीन है। अगर ये एक्टिवेटर प्रोटीन है और ये एक्टिव कर रहा है, ये स्टेबल कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, तो ये केस तो ये चीज तो थर्ड वाले में भी लग सकती है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है
और यहाँ पे एक्टिवेटर प्रोटीन आ गया और वो आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबल कर देगा एंड फिर प्रोटीन बन जाएगी। लेकिन ये नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक्टिवेटर प्रोटीन की ये कंडीशनिंग होती है कि ये तभी आएगा, ये तभी काम करेगा जब ग्लूकोज एब्सेंट होता है। एंड थर्ड वाले केस में क्या है कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, इस वजह से एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो नहीं आता है एंड इस वजह से जो अनस्टेबिलिटी है आरएनए पॉलीमरेज में वो मेंटेन रहती है एंड वो फॉलो हो जाता है। वहीं अगर आप देखें ग्लूकोज जब एब्सेंट होता है एंड लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है तो वहां पे एक्टिवेटर प्रोटीन आता है एंड वो आरएनए पॉलीमरेज में जो अनस्टेबिलिटी है उसको दूर करता है एंड उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो एक्टिवेटर प्रोटीन है ये इस तरह से काम करेगा। इस तरीके से होगा क्या कि जो ई कोलाई है वो एंजाइम्स को बनाएगा एंड ये एंजाइम्स जो है वो क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे अदर शुगर्स को इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशनिंग यही होनी चाहिए कि ग्लूकोज जो है वो एब्सेंट होगा एंड ये ऐसे एंजाइम्स को बनाएंगे जो कि क्या करेंगे, मेटाबोलाइज करेंगे शुगर को, किसके एब्सेंस में, ग्लूकोज के एब्सेंस में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे लैक्टोज ऑपरेरॉन के बारे में तो हम लोग ये कहे थे कि इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन होता है। ये नेगेटिव रेगुलेशन क्या है एंड पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, कैसे होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़े हैं उस बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, जो लैक ऑपरेरॉन है वो क्या होता है, वो नेगेटिवली रेगुलेट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन है दैट इज रिप्रेशर है वो इम्पोर्टेंट है ना, उसी के वजह से तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो रहा है। अगर वो प्रेजेंट है तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, अच्छे खासे स्ट्रक्चरल जीन को काम नहीं करने दे रहा है, आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करके रख दे रहा है। तो यहाँ पे रिप्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है नेगेटिवली रेगुलेटेड हो गया। वहीं अगर आप देखें पॉजिटिव रेगुलेशन को, तो पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव रेगुलेशन वहां पे होगा जहां पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो कॉज करा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन को ताकि वो स्टार्ट हो सके एंड ये ज्यादा कॉमन होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो लैक ऑपरेरॉन है उसके पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किस चीज का, पॉजिटिव रेगुलेशन का, जहां पे कैटाबोलाइट रिप्रेशन होता है। तो अगर हम लोग बात करें ई कोलाई के अंदर लैक ऑपरेरॉन में तो वो बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली बोथ जो है वो रेगुलेट होता है। नेगेटिवली रेगुलेट कैसे होता है, रिप्रेशर की वजह से, रिप्रेशर इसे ब्लॉक कर रहा है और नहीं होने दे रहा है। पॉजिटिवली रेगुलेट कैसे होता है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन की वजह से। ठीक है, अब ई कोलाई क्या हो रहा है, ये प्रिफर कर रहा है ग्लूकोज को एज इट फूड सोर्स एंड इस वजह से जो है यहाँ पे इसका पॉजिटिव रेगुलेशन हो रहा है। अगर हम लोग बात करें कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तब ये लैक ऑपरेरॉन जो है एंड अदर सिमिलर जीन्स जो है ये टर्न ऑफ हो जाते हैं इवन इफ जो लैक्टोज प्रेजेंट है तब भी। ठीक है, एंड इस ये जो प्रोसेस है ये कोलाई में लैक ऑपरेरॉन के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि एक एक्टिवेटर एंड एक रिप्रेशर दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं किसको, लैक जीन को, एंड इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो लैक ऑपरेरॉन है वो पॉजिटिवली एंड नेगेटिव दोनों तरह से कंट्रोल किया जाता है। जो एक्टिवेटर है उसे क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, मतलब कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। ये कैप क्या करता है, ये जा करके बाइंड करता है किससे, डीएनए से, मतलब जीन से, एंड ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा लैक जीन्स को, कब, जब एब्सेंट हो ग्लूकोज तब, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तब ये चीज नहीं होती है। और अगर हम लोग लैक रिप्रेशर की बात करें तो ये लैक रिप्रेशर क्या करता है, ये बाइंड होता है डीएनए से, मतलब वही स्ट्रक्चरल जीन से, तब
स्ट्रक्चरल जीन से क्या मतलब जो ऑपरेटर है उससे, तो जो डीएनए है जो जीन है उसमें प्रेजेंट जो ऑपरेटर है उससे ये बाइंड होता है, दैट इज लैक रिप्रेसर। एंड ये रिप्रेस करता है ट्रांसक्रिप्शन को, कब, जब एब्सेंट हो लैक्टोज। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो लैक ऑपेरॉन है वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली रेगुलेट होता है, पर दोनों में ही कंडीशन है। पॉजिटिवली रेगुलेट तब होगा जब ग्लूकोज एब्सेंट हो, नेगेटिवली रेगुलेट तब होगा जब लैक्टोज एब्सेंट हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए, तो बोथ जो कैप है एंड लैक रिप्रेशर है ये क्या कर रहे हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, मतलब जीन बाइंडिंग प्रोटीन्स है ना, एंड ये क्या कर रहे हैं, ये बाइंड हो रहे हैं किस पर, स्पेसिफिक साइट पे, कहाँ पे, डीएनए पे, एट एंड नियर द लैक ऑपरेटर, सॉरी लैक प्रोमोटर्स। तो ये लैक प्रोमोटर्स के साइट के अगल बगल जाकर के बाइंड होते हैं, मतलब उसके आसपास ही बाइंड होते हैं, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, फॉर द कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जिसे हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कन्फर्मेशनल चेंज का, कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है, सॉरी अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है। तो अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से होता क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ जो शुगर है दैट इज एलोलैक्टोज, ये बना है बैक्टीरियल सेल में, एंड ये फिट होता है कहाँ पे, रिप्रेशर प्रोटीन पर, कहाँ पे, उसके एक एलोस्टेरिक साइट पे। इसके बाइंडिंग से होता क्या है, इसके बाइंडिंग से जो रिप्रेशर प्रोटीन है उसमें कंफर्मेशनल चेंज आता है, एंड इस वजह से वो ऑपरेटर साइट पे नहीं बैठ पाता है, एंड इस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या हो जाता है, वो प्रोमोटर साइट पर चला जाता है, एंड इस वजह से जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है। तो चार तरह की कंडीशन हम लोग देख लिए। अगर लैक्टोज एब्सेंट है, माइनस मतलब एब्सेंट, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि रिप्रेसर जाकर के ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो क्या होता है, एक्सप्रेशन हो जाता है। एक्सप्रेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जाकर के रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, कंफर्मेशनल चेंज ला देता है, रिप्रेसर अब ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है, प्रोमोटर पे बाइंड जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे चला जाता है, एंड एक्सप्रेशन हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है एमआरएनए का, एंड उसके बाद ट्रांसलेशन हो जाता है, जो प्रोटीन्स बनने थे, एंजाइम्स बनने थे, वो सारे के सारे तीनों एंजाइम्स बन जाते हैं। ये चीज क्लियर हुई। अब अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज के प्रेजेंट की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब इसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो है आरएनए पॉलीमरेज अगर आगे जाएगा भी, ठीक है, तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो तो रिप्रेसर से बाइंड कर लेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज के पास मतलब ब्लॉकेज नहीं है, वो आगे जा सकता है, लेकिन जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई है, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, फॉल ऑफ। तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। चौथा केस क्या है, चौथा केस ये है कि ग्लूकोज एब्सेंट हो एंड लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो। ग्लूकोज एब्सेंट है एंड लैक्टोज प्रेजेंट है, उससे होगा क्या कि एक कंडीशन होनी ही चाहिए कि अगर ग्लूकोज एब्सेंट है उसी समय पे क्या आता है, एक्टिवेटर प्रोटीन आ पाएगा।
तो एक्टिवेटर प्रोटीन के लिए यही कंडीशन होती है ना कि ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए, तभी वो आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटर प्रोटीन आ जाएगा। एक्टिवेटर प्रोटीन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आरएनए पॉलीमरेज में जो अनस्टेबिलिटी थी वो नहीं रहेगी, मतलब स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड इस स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के वजह से होगा क्या कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अच्छे से हो पाएगा, वो फॉल ऑफ नहीं होगा आरएनए पॉलीमरेज, एंड जो ट्रांसलेशन है वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे कंडीशंस हैं, इसमें आपको जो मेजर पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि अगर लैक ऑपरेरॉन की बात करें हम लोग, तो लैक ऑपरेरॉन दोनों ही तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है, नेगेटिवली कंट्रोल भी किया जाता है एंड पॉजिटिवली कंट्रोल भी किया जाता है। नेगेटिवली कंट्रोल में क्या होगा कि नेगेटिवली कंट्रोल में लैक्टोज जो है वो एब्सेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेसर आसानी से ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है, एक्सप्रेशन नहीं होने देता है स्ट्रक्चरल जीन्स का। पॉजिटिवली रेगुलेशन में क्या होता है, पॉजिटिव रेगुलेशन में ग्लूकोज जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो जो एक्टिवेटर प्रोटीन है जिसकी जो कंडीशनिंग है वो फुलफिल हो जाती है, एंड एक्टिवेटर प्रोटीन जो है वो क्या कर देता है, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है आरएनए पॉलीमरेज में, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो जो है ट्रांसक्रिप्शन करा लेता है। इस वजह से पॉजिटिवली ये रेगुलेट ऐसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों रेगुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अगर ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है, आप हमारे वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपको टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे नवोत्थव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम जो ऐप है उसमें और भी अच्छे से और भी ज्यादा डिटेलिंग में बताएं। ठीक है, तो सारा जो आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके नवोत्थव बैच में आपको मिलेंगे। एंड विद इन 3 मंथ आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। उसके साथ ही साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, हैंड रिटन जो नोट्स हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप जो है DNS 20 कूपन कोड को यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 20% जो डिस्काउंट है वो मिलेगा आपके फीस में। अगर आप फीस को देखें तो फीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, इतने में आपको जो है एक जो सेमेस्टर है उसकी सारी जो सिलेबस है वो आपका डिस्कस होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा, वन शॉट यूनिट वाइज वीडियोस डिस्कस होंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, यानी यस लाइव डाउट क्लास जो है वो भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको अगर नवोत्थव बैच से ज्वाइन होना है तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए जो है आप प्ले स्टोर पे जाइए, DNS एडुकेयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एंड आप एनरोल हो सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको जैसे नोट्स चाहिए, जैसे आज की क्लास जो आप देखें, ठीक है, इसके PDF चाहिए आपको, आपके जो सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, तो वहाँ पे जब आप DNS एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे एक फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको जो नोट्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार और अच्छे से देख भी लीजिए। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।